नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज की सामान्य विज्ञान की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दाब प्रेशर उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दाब प्रेशर टॉपिक्स में से आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे डिफेंस का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तथा एसएससी के एग्ज़ाम हो या रेलवे के एग्ज़ाम हो या राजस्थान से संबंधित जितनी भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे आपके राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस, उन सब में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास का जो टॉपिक होगा वो होगा दाब प्रेशर। दाब क्या होता है इसको समझने के लिए ये कोई भी सतह है तो सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। जैसे ऐसे समझ लो ये कोई भी सतह है तो इस पे जो इसके एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? दाब बोलेंगे। ये परिभाषा आपको समझ में आ जानी चाहिए कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो इसकी मैं परिभाषा लिख रहा हूं, डेफिनेशन। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। और हमने साइंस विज्ञान में ये पढ़ा है कि जहां पर एकांक शब्द आता है उसका मतलब वह फॉर्मूले में बट्टा में आएगी। तो यहां पर एकांक शब्द किसके साथ आ रहा है? क्षेत्रफल। इसका मतलब क्षेत्रफल फॉर्मूले में बट्टा में आएगा और बल क्या आएगा? ऊपर आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा बल बटा क्षेत्रफल। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। और इस परिभाषा से हम दाब का फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि जहां पर जिस शब्द के आगे एकांक आता है, इकाई आता है, वो हमेशा बट्टा में आएगा। तो किसके आगे भाई एकांक आ रहा है? क्षेत्रफल के आगे, तो क्षेत्रफल क्या आएगा? बट्टा में। और बल कहाँ आएगा? ऊपर। तो दाब का फॉर्मूला दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब को हम प्रेशर P से प्रदर्शित करते हैं, बल को F से और क्षेत्रफल को A से। तो इसका फॉर्मूला बना P बराबर F अपॉन A। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब आपको कोई पूछे कि दाब कैसी राशि, अदिश या सदिश? तो दाब की कोई दिशा नहीं होती है। दाब एक प्रकार की अदिश राशि है। दाब एक प्रकार की कैसी राशि है भाई? अदिश राशि है। इस बात को थोड़ा समझ लेना है कि दाब का केवल परिमाण होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। इस कारण दाब एक प्रकार की अदिश राशि होगी। और दाब का फॉर्मूला हमने बना लिया, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, P बराबर F अपॉन A। अब हम दाब के मात्रक के बारे में बात करते हैं कि दाब के मात्रक क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम दाब के सभी मात्रक पता करेंगे। पहले हम दाब का ऐसे ही मात्रक सीखते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक हमें पता होना चाहिए। तो फॉर्मूले में दो भौतिक राशियां हैं, एक तो बल और दूसरा क्षेत्रफल। हम सबको पता है कि बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन होता है तथा क्षेत्रफल का ऐसे ही मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो हम बल का मात्रक न्यूटन लेंगे और क्षेत्रफल का मात्रक लेंगे मीटर स्क्वायर, और ये बट्टा का बट्टा क्या बनेगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसी को हम क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। पास्कल एक वैज्ञानिक है, उसके सम्मान में दाब का मात्रक रखा गया है। उसने एक नियम दिया था, पास्कल का नियम, द्रवों के लिए। तो उनके सम्मान में जो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है इसको क्या बोला? पास्कल बोला। और पास्कल एक वैज्ञानिक है। तो जब भी हम वैज्ञानिक
जिन भौतिक राशियों के मात्रक वैज्ञानिक नाम पर दिए जाते हैं उनके प्रथम जो अक्षर होता है उसको हमेशा कैपिटल लिखते हैं, तो पी कैपिटल लिखेंगे और ए क्या लिखेंगे स्मॉल, तो पी ए लिखेंगे। ये बात किस किस को समझ में आ गई कि दाब का ऐसे ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है, पास्कल को हम कैपिटल पी स्मॉल ए से लिखते हैं। ये बात समझ में आ गई। अन्य मात्रकों की बात करते हैं हम। अगर हम दाब के अन्य मात्रकों की बात करें तो एक आता है बार। बार भी दाब का एक मात्रक है और एक बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल होता है। अगर हम और बात करें, एक और मात्रक होता है टॉर, और एक टॉर बराबर होता है आपके 133.8 पास्कल। अगर हम और बात करें तो एक और दाब का मात्रक होता है एटीएम, एटमॉस्फेयर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, और एक एटीएम बराबर आपके वैल्यू होता है 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो ये हमने 3 अन्य मात्रक पढ़े। दाब का ऐसे ही मात्रक पास्कल होता है, लेकिन अन्य मात्रक बार हो सकता है, टॉर हो सकता है, एटीएम हो सकता है। एक बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल होता है, ये संबंध याद रखना है। एक टॉर बराबर आपके 133.8 पास्कल होता है, ये रिलेशन भी याद रखना है। और एक एटीएम जिसे हम एटमॉस्फेयर प्रेशर वायुमंडलीय दाब कहते हैं वो आपके 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। अब थोड़ा समझते हैं कि कभी कभार पूछा जाता है कि एक बार किसके बराबर होता है। ऑप्शन में मिलता है 10 की पावर 5 पास्कल, अगर वो दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार कुछ और चीजें दी जाती। कैसे, थोड़ा समझ। इसको मैं लिखता हूं 100 इंटू 1000 पास्कल। 10 की पावर 5 को मैं 100 इंटू 1000 पास्कल लिख सकता हूं, और मेरे को पता है कि 1000 को हम क्या बोलते हैं, किलो, तो इसको बोलूंगा मैं 100 किलो पास्कल। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक बार को हम 10 की पावर 5 पास्कल भी कह सकते हैं और 100 किलो पास्कल भी कह सकते हैं। तो ये अभी हमने दाब के मात्रकों की बात की, और लगभग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। दाब के जो मात्रक हैं यहाँ से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि दाब का ऐसे ही मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है या पास्कल होता है। लेकिन अन्य मात्रक कौन कौन से हो सकता है, बार हो सकता है, टॉर हो सकता है, और आपके एटीएम एटमॉस्फेयर प्रेशर वायुमंडलीय दाब हो सकता है। ये बात समझा गई। साथ में कुछ रिलेशन भी याद करने हैं कि एक बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल, एक टॉर बराबर 133.8 पास्कल, या एक एटीएम बराबर 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। साथ में हमें दाब का फॉर्मूला भी याद रखना है कि दाब बराबर आपके बल अपॉन क्षेत्रफल, P बराबर F अपॉन ए। और उससे पहले हमें यह भी याद रखना है कि दाब एक अदिश राशि है, इसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। और इसकी परिभाषा से हमने सब चीज़ें प्राप्त की हैं। परिभाषा से फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला से हम मात्रक बना रहे हैं। तो एक बार इसको देखिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमें दाब का मापन करना है। हमें क्या करना है, दाब का मापन करना। तो यहाँ पर दाब का मापन करते हैं। दाब का मापन, कि दाब को मापने के लिए कौन कौन से उपकरण हो सकते हैं। यदि आप सामान्य दाब का मापन करते हैं, सामान्य दाब, तो आप उसको मैनोमीटर द्वारा माप सकते हैं, जिसे दाब मापी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं भाई, दाब मापी। अगर आपको वायुमंडलीय दाब का मापन करना है, वायुमंडलीय दाब, तो उसके लिए वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। बैरोमीटर, इसे हम बोलते हैं वायु दाब मापी, वायु दाब मापी। और रक्त दाब को मापने वाला यंत्र रक्त दाब। रक्त दाब क्या होता है कि जब हमारे शरीर की शिराओं और धमनियों में ब्लड रक्त बहता है तो वो शिरा और धमनियों की दीवारों पर एक दाब लगाती है। उस दाब को हम क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। रक्त दाब को अगर मापना है
तो उस यंत्र का नाम है स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर, जिसे हम हिंदी में रक्त दाब मापी भी कहते हैं। ये बात किस किस के समझ में आ गई कि दाब का मापन करने के लिए 3 उपकरण आते हैं। अगर हमें सामान्य दाब का मापन करना है तो आपके मैनोमीटर द्वारा, अगर हमें वायुमंडलीय दाब का मापन करना है तो बैरोमीटर द्वारा, और अगर हमें रक्त दाब का मापन करना है तो इस स्फेग्मोमैनोमीटर, जिसे हम रक्त दाब मापी भी कहते हैं, उसके द्वारा किया जा सकता है। तो 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा ही जाता है। पहला बैरोमीटर का, बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब मापते हैं। और दूसरा इस स्फेग्मोमैनोमीटर क्या होता है? जिसकी सहायता से हम रक्त दाब माप सकते हैं। और मानव शरीर का जो सामान्य रक्त दाब है वो 80 mmHg से 120 mmHg के बीच होता है। मानव शरीर का सामान्य रक्त दाब आपके 80 mmHg से 120 mmHg के बीच होगा। ये हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं, विशेष तौर से 2 क्वेश्चन। बैरोमीटर क्या है? तो बैरोमीटर के द्वारा हम वायुमंडलीय दाब का मापन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्फेग्मोमैनोमीटर क्या है? इसके द्वारा हम रक्त दाब का मापन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैरोमीटर में क्या भरा जाता है? तो बैरोमीटर में पारा भरा जाता है। कांच की नली के अंदर क्या भरा जाता है? पारा भरा जाता है। पारा को हम मरकरी भी कहते हैं। इसका प्रतीक है, सिंबल है, वो Hg है। ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ऐसा आपने पढ़ा होगा कि भाई बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाए, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिर जाए, या बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाए, तो क्या होगा? ऑप्शन मिलते हैं, आंधी या तूफान आएगा, बरसात होगी, या मौसम साफ होगा। ये क्या कंसेप्ट है, इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास जगह है थोड़ी सी। चलिए, बैरोमीटर, जिसके द्वारा हम वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं, उसमें 3 स्थितियां हो सकती हैं। यदि इसका पाठ्यांक मतलब रीडिंग, जैसे हम मीटर में रीडिंग लेते हैं, इसी प्रकार बैरोमीटर में भी रीडिंग लेंगे। अगर वो पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाए, पहली सिचुएशन होगी, 3 सिचुएशन पढ़ेंगे। पहली सिचुएशन, यदि पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाए तो क्या आएगा भाई? आंधी तूफान आने की संभावना है। तूफान आने की संभावना। दूसरा, यदि पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिर जाए तो बरसात, बारिश होने की संभावना। और तीसरा, पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे तो हम कहेंगे मौसम साफ होगा। इससे पहले हमने दाब का मापन पढ़ा। हमने पढ़ा कि बैरोमीटर के द्वारा हम वायुमंडलीय दाब का मापन कर सकते हैं। यदि बैरोमीटर में क्या भरा होता है? पारा। यदि उसका जो पाठ्यांक है, रीडिंग है, उसमें 3 सिचुएशन हो सकती है कि एक बार पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाए, दूसरा धीरे धीरे गिरे, और तीसरा धीरे धीरे ऊपर चढ़े। तो क्या होगा? यदि पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाए तो आंधी या तूफान आने की संभावना है, और यदि पाठ्यांक आपके धीरे धीरे नीचे गिरे तो बारिश आने की संभावना है, और यदि पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो मौसम साफ होने की संभावना है।
अब थोड़ा समझना कि आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि सर हम चीज़ों को याद कैसे करें। ऐसा समझिए कि अगर आंधी और तूफान आ गया तो आप छत पे खड़े हो तो आप क्या करोगे, फटाक से नीचे जाओगे अचानक। यदि आप छत पे खड़े हो और आंधी और तूफान आ गया, इसका मतलब आप भाग के क्या जाओगे, नीचे चले जाओगे। इसका मतलब आप अचानक नीचे जाओगे। तो कोई भी चीज अचानक नीचे गिरेगी, इसका मतलब आंधी और तूफान आएगा। अगर आप छत से धीरे धीरे नीचे जा रहे हो, इसका मतलब बारिश आने की संभावना है। इसका मतलब क्या, बारिश आने की संभावना है। और उसके बाद आप वापिस छत पे जा रहे हो, इसका मतलब मौसम वापिस क्या हो रहा है, साफ हो रहा है। इसको ऐसे समझना है। हाँ, इसको थोड़ा ऐसे समझना है एक एग्जाम्पल से कि हम छत पे खड़े हैं, यदि हम नीचे अचानक जा रहे हैं, दौड़ के जा रहे हैं नीचे फटाफट, इसका मतलब आंधी या तूफान आया। ठीक है, हम धीरे धीरे जा रहे हैं, इसका मतलब बारिश आई। और वापिस हम छत पे वापिस ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे, इसका मतलब मौसम वापिस क्या हो रहा है, साफ हो रहा है। तो अचानक नीचे पाटियां गिर जाए तो आंधी और तूफान आएगा, धीरे धीरे गिरे तो बारिश आएगी, और धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो मौसम साफ होगा। इस बात को थोड़ा समझना है। तो एक बार आप नोट करो, ये चीजें अभी हमने पढ़ी, ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें है। प्रत्येक जगह यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो भी हमने चीजें पढ़ी, प्रत्येक जगह क्वेश्चन बन रहा है। चाहे आपको दाब का मात्रक पूछे, या दाब का मापन करने वाला यंत्र पूछे, या बैरोमीटर के बारे में जो 3 कंडीशन है वो पूछे, ये एग्जाम में बारंबार पूछी गई है। तो आप स्क्रीनशॉट ले ले, वीडियो को रोक कर नोट कर ले। चलिए मैं एक बार इसको रब करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अभी हमने दाब का फॉर्मूला पढ़ा, P बराबर F अपॉन E। इस फॉर्मूले से हमें 2 चीजें पता चलती हैं कि एक तो P दाब है वो आपके बल के समानुपाती होता है। इसका मतलब बल का मान बढ़ने पर दाब भी बढ़ेगा, और बल का मान घटने पर दाब भी घटेगा। समानुपाती मतलब समान चीजें, जो बल के साथ हो रहा है वही दाब के साथ होगा। और इस फॉर्मूले को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दाब है वो आपके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब आपके क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा। फॉर्मूले को देखकर हमें पता चल रहा है कि दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात उल्टा रिलेशन। क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब कम लगेगा, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक लगेगा, उल्टा सिस्टम। और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर हमें अधिक दाब लगाना होता है, और अधिक दाब लगाने के लिए हमें क्षेत्रफल को कम करना पड़ेगा। और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर हमें अधिक दाब लगाना है, तो वहां पे क्षेत्रफल कम। और कुछ जगह ऐसी है जहां पे दाब को कम करना है, तो वहां पर हमें क्या करना है, क्षेत्रफल को बढ़ाना पड़ेगा। इस बात को समझते हैं। इस कारण मैं इसको थोड़ा 2 भागों में डिवाइड करना, ऐसे इसको, इस कंडीशन को। क्या सीख रहे हैं कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर दाब को बढ़ाना होता है, तो वहां पर हमें क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, उल्टा रिलेशन। और कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जहां पर हमें दाब को कम करना होता है, वहां पर क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई क्या? अब थोड़ा समझना। इसका पहला एग्जाम्पल है कि जो आपकी कील होती है, सुई होती है या छेनी होती है, इसको नुकीला बनाया जाता है।
कील, सुई और छेनी को आगे से नुकीला बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें वहां पर जिस दीवार पर हमें इसको लगाना है वहां पर हमें दाब अधिक चाहिए, और हमने कहा कि दाब अधिक चाहिए तो क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। इसका मतलब उसका आगे वाला सिरा नुकीला बनाना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? कि कील, सुई और छेनी के आगे वाला सिरा नुकीला बनाया जाता है क्योंकि हमें वहां पर दाब अधिक लगाना है, और दाब अधिक लगाने के लिए हमें उसके क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। कारण पूछे यही कि नुकीला बनाया, इसका मतलब क्षेत्रफल घटा तो दाब बढ़ा, और दाब बढ़ा तो वो दीवार में आसानी से प्रवेश कर जाएगी। ये बात समझ में आ गई? चलो इधर देखो, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर हमें दाब कम लगाना होता है और क्षेत्रफल बढ़ाना होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल कि बस, ट्रक के टायर चौड़े बनाए जाते हैं। बस, ट्रक के टायर चौड़े बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि चौड़े बनेंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब क्या लगेगा? कम लगेगा। बात समझ में आ गई? दूसरा कि मरुस्थल में ऊंट आसानी से चल सकता है। ऊंट आसानी से चल सकता है। क्यों? क्योंकि ऊंट के जो पैर है वो नीचे से चौड़े होंगे, और चौड़े होंगे तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा? अधिक, और क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब क्या लगेगा? कम। इसके कारण उसके पैर है वो रेत में कम धसेंगे। जबकि अगर वहां पर हम चले, हमारे पैरों का क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक लगेगा और हमारे पैर उस रेत में धस जाएंगे। ये बात भी ध्यान रखना कि मरुस्थल में ऊंट आसानी से चल सकता है क्योंकि उसके पैर चौड़े होते हैं, जिससे क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और दाब क्या लगेगा? कम लगेगा। ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए इसका एक और एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति आपके कीचड़ में धस रहा, डूब रहा है, कीचड़ में धस रहा है, डूब रहा है, उसको लेटने की सलाह दी जाती है। क्यों? दलदल, उसको हम दलदल कहेंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी दलदल में डूब रहा है तो उसे हमेशा लेटने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे वो लेटेगा क्षेत्रफल बढ़ेगा और दाब क्या लगेगा? कम, जिससे वो कुछ समय तक बच सकता है। इस बात को थोड़ा समझना। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति दलदल में धंसा हुआ है तो उसको हमें क्या सलाह देनी चाहिए? तो उसे हमेशा लेटने की सलाह दी जाती है। लेटने की सलाह दी जाती है। क्यों? जैसे वो लेटेगा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ने के कारण दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेटने की सलाह दी जाती है, और दाब कम लगेगा तो अब वो अंदर नहीं धसेगा और कुछ समय तक वो बच सकता है। तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, दाब क्या लगेगा? कम। एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एक हवा से भरे हुए गुब्बारे को हम चाकू की सहायता से या सुई की सहायता से फोड़ना चाहिए तो आसानी से किससे फोड़ पाएंगे? तो सुई से फोड़ पाएंगे, क्योंकि सुई क्या है? क्षेत्रफल कम घेरेगा, और क्षेत्रफल कम घेरेगा दाब क्या लगेगा? ज्यादा, और दाब ज्यादा लगे तो वो आराम से फूट जाएगा। इस कारण हम कहते हैं कि हवा से भरे गुब्बारे को चाकू की तुलना में सुई से आसानी से फोड़ा जा सकता है। ये भी इसका एग्जाम्पल बन सकता है। यहां पर लिख लेते हैं, हवा से भरे गुब्बारे को चाकू की तुलना में सुई से आसानी से फोड़ा जा सकता है। कारण क्या है? सुई का आगे वाला सिरा नुकीला होगा,
जिससे क्षेत्रफल घटेगा, क्षेत्रफल घटने के कारण दाब बढ़ेगा और दाब अधिक लगेगा तो वो आराम से फूट जाएगा। तो अभी हमने ये जो एग्जाम्पल पढ़े, ये दैनिक जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो दाब पर आधारित हैं, और इसमें एक क्षेत्रफल बड़ा ही विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हम सबको पता है कि दाब और क्षेत्रफल में एक संबंध होता है कि दाब है आपके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कहीं पर क्षेत्रफल ज्यादा तो वहां पर दाब कम लगेगा, कहीं पर क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या लगेगा, अधिक लगेगा। फिर हमने इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए इस चीज को दो भागों में डिवाइड किया है कि कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर हमें अधिक दाब की जरूरत पड़ती है, अधिक दाब लगाना होता है। जैसे आप कील को दीवार में ठोक रहे हो, उसको ठोकना है दीवार में, तो वहां पर आपको अधिक दाब की जरूरत होगी, तो वहां पर आपको इस कील के आगे वाले सिरे का क्षेत्रफल कम करना पड़ेगा, इस कारण उसको कैसा बनाना पड़ेगा, नुकीला बनाना पड़ेगा। अब थोड़ा समझना कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर कम दाब की जरूरत होती है, जैसे बस या आपके ट्रक है, उनके टायर हमेशा चौड़े बनाए जाते हैं क्योंकि वो जमीन पर कम दाब लगा सके इस कारण। और दाब कम करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ाना फिर क्या करना पड़ेगा, टायर को चौड़ा बनाना पड़ेगा। अब इसका एक और उदाहरण कि मरुस्थल में ऊंट है वो आसानी से चल सकता है। इसका क्या कारण है कि ऊंट के पैर चौड़े होंगे, चौड़े होने के कारण क्षेत्रफल बढ़ा, क्षेत्रफल बढ़ने के कारण दाब कम लगेगा, और दाब कम लगेगा तो उसके पैर अंदर नहीं धसेंगे। और एक बहुत ही विशेष क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कोई व्यक्ति दलदल में फंसा हुआ है तो आप उसको क्या सलाह देंगे, उसको लेटने की सलाह देंगे या उसको खड़ा हो जाने की सलाह देंगे या उसको अंदर और डूबने की सलाह देंगे, अंदर पूरा डूब जा, या क्या करोगे। उसको हमेशा लेटने की सलाह दी जाती है। जैसे ही वो लेटेगा वो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और क्षेत्रफल बढ़ने का दाब घट जाएगा, जिससे वो कुछ समय और जिंदा रह सकता है। ये बात समझ में आ गई क्या? तो हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल पढ़े जो आपके दाब और क्षेत्रफल में से संबंधित हैं। एक बार इसको नोट करो। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। तो हमने ये चीजें पढ़ ली। आगे कुछ और चीजें हैं, दैनिक जीवन के कुछ ऐसे और उदाहरण हैं जो दाब से संबंधित है। जैसे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी और स्वादिष्ट बनता है, इसका क्या कारण है? पहाड़ों पर हमें खाना बनाने में समस्या होती है, प्रॉब्लम आती है, ऐसा क्यों है? या ऊंचाई पर फाउंटेन पेन की सही लीक हो जाती है, या हमारे नाक से नक्सीर आती है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो दैनिक जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं। उनके पीछे क्या कारण है वो भी हम दाब के टॉपिक में सीखेंगे। उसके लिए हमें दाब और क्वथनांक में क्या संबंध होता है, दाब और गलनांक में क्या संबंध होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, इनके बारे में सीखना पड़ेगा। और दाब के अंदर और कुछ टॉपिक आते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पे कार्य करता है, या हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पे कार्य करता है। उसका उत्तर आता है पास्कल का नियम। तो पास्कल का नियम क्या, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की क्लास में जो हमने चीजें पढ़ी वो दाब की सामान्य जानकारी थी, और यहां से भी क्वेश्चन बढ़ने की संभावना है। आपको दाब का मात्रक पूछा जा सकता है, उसका एसआई मात्रक, उसके अन्य मात्रक, या आपको दाब का मापन करने वाले यंत्रों के बारे में पूछा जा सकता है। अलग अलग यंत्र हैं। अगर आप सामान्य दाब का मापन करोगे तो मैनोमीटर, आपको वायुमंडलीय दाब का मापन करना है बैरोमीटर, अगर आपको रक्त दाब का मापन करना है स्फेग्मो मैनोमीटर। ये चीजें फिर और हमने चीजें पढ़ी कि भाई ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि बैरोमीटर का पार्ट यांग जो रीडिंग है अचानक गिर जाए, धीरे धीरे गिरे या धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो क्या होगा। अचानक गिरता है आंधी तूफान आएगा, धीरे धीरे गिरता है तो बारिश आने की संभावना, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता तो मौसम साफ होएगा। ये चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने कुछ दैनिक जीवन की ऐसी घटनाएं जो दाब और क्षेत्रफल के बारे में है उनके बारे में डिस्कस किया। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की जो क्लास होगी दाब की उसमें हम और चीजें पढ़ेंगे जो दैनिक जीवन की अन्य घटनाओं के बारे में होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की क्लासें अच्छी लग रही हैं, या अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो भी क्लासें आयोजित हो रही है वो आपको अगर अच्छी लग रही हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप,
इन पर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस चैनल का माध्यम, इस चैनल का जो लाभ है वो आपके प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।